गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपने जो संविधान का एक व्याख्यान चल रहा है जिसमें हम मूल अधिकार को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कल आर्टिकल 19 को समाप्त किया है। हम लोग अब आर्टिकल 19 के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्टिकल 19 के आगे बढ़ने की कोशिश किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं, पहले आर्टिकल 19 पे हम कुछ 2-3 सवाल 4 सवाल करते हैं, तब हम विल मूव द फर्दर आर्टिकल के 20, 21, 22, 23, 24 क्या है। देखिए पहला सवाल क्या है, हम लोगों ने कल पढ़ा कि आर्टिकल 19 1A टू 19 1G, इन आर्टिकल्स में संविधान ने व्यक्तियों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की है। अब उस स्वतंत्रता को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप अगर संविधान का 19(1)G देखें जिसमें ट्रेड पर स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)G में जो ट्रेड की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसको किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? द right to carry out any trade or profession has been given in Article 19(1)G of the Constitution. Under which ground a restriction can be imposed upon that? Just listen question carefully again. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)G में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)G में व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उस पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता? पहला, सोवर्निटी, भारत की संप्रभुता को अगर कोई खतरा हो। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित। तीसरा, पीस, शांति। चौथा, पब्लिक ऑर्डर। अब बताइए इन चारों में से किस आधार पर, इन चारों में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कम फास्ट, ये कल का पढ़ाया हुआ चैप्टर है। आई हैव टॉट दिस चैप्टर यस्टरडे। कि जो अब देखिए क्या है कि जो संविधान, आप बैरक देखिए, बैरक मेरे सामने खुला हुआ है कि जो संविधान का 19(1) का G है, 19(1)G है, वो क्या बोलता है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। उसमें एक शब्द एनी 2 बार आ रहा है, एनी प्रोफेशन और एनी ऑक्यूपेशन। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन विल गेट इट। अब उस पर जो ट्रेड और बिजनेस है वह करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग, व्हाट द क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड, कि जो यह व्यक्ति को व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इस व्यापार की स्वतंत्रता में किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? पहला, संप्रभुता के आधार पर। दूसरा, पब्लिक संप्रभुता, अगर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बी, पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कोई लोकहित का मुद्दा है। सी, पीस, कोई शांति बाधित हो रही है। डी, पब्लिक ऑर्डर, कोई लोक संस्था है, जो पब्लिक ऑर्डर है उसके आधार पर। अब चारों में से क्या सही है? जस्ट टेल मी फास्ट। कोई नहीं बता पा रहा? अप्लाई माइंड फास्ट। यू रीड 9, किसी को नहीं आ रहा है? अगर कल पढ़ाया हुआ प्रश्न पर सवाल नहीं आ रहा है तो आज कैसे काम बनेगा? कल सेम चीज पढ़ाई गई, उसी को क्वेश्चन में, कौस्तुभ ऑल ऑफ देम और प्रवीण पांडे ऑल, अविनाश, कौस्तुभ बोल रहे हैं ऑल, अविनाश, रवि, वीना सिंह ऑल, उदय भान ऑल, सब लोग गलत हो। कोई भी आदमी सही नहीं कर पा रहा है। कल इस चीज को कितने डिटेल में पढ़ाया गया था। I taught this in a great detail
कि जो संविधान दे जो आर्टिकल 19 है, संगीता श्रीवास्तव ऑल, वेरी गुड, पब्लिक ऑर्डर ऑल, वेरी गुड, ABCD, सुनंदा गुप्ता ऑल। देखिए कल जो टॉपिक ठीक से पढ़ाया गया उसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो कैसे आप सोच रहे हो आप प्रीलिम्स पास करोगे? संविधान का अनुच्छेद 19 एक ऐसा प्रावधान है जिसमें अधिकार और अधिकार के ऊपर प्रतिबंध एक साथ लिखे गए हैं, जिसमें अधिकार और अधिकार के ऊपर प्रतिबंध एक साथ लिखे गए हैं। अगर कोई प्रतिबंध लगाना है तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित चीजों में से ही लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 19 के बाहर नहीं लगा सकता। मैंने कल क्या बताया कि हर एक अनुच्छेद के साथ उसके अधिकार पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद ए के साथ एक, बी के साथ दूसरा। अगर आप पढ़ें तो अनुच्छेद ए जो आप लिखें 19(1), इसके साथ प्रतिबंध कौन सा है? 19(1)(a), इसके साथ प्रतिबंध कौन सा है? 19(2). 19(1)(a) के साथ प्रतिबंध क्या है? 19(2). 19(1)(b), इसके साथ प्रतिबंध कौन सा है? 19(3). 19(1)(c), इसके साथ प्रतिबंध कौन सा है? 19(4). 19(1)(d), 19(1)(d), इसके साथ प्रतिबंध कौन सा है? 19(5). 19(1)(e), 19(5). 19(1)(g), इसका मतलब क्या हुआ कि जो 19(1)(a) में राइट है उस राइट को आप कंट्रोल कर सकते हो ओनली बाय 19(2). आप उसको 19(3) से नहीं कर सकते हो। आप 19(1)(a) को अगर कंट्रोल करना है तो आप 19(2) से करोगे, 19(3) से नहीं करोगे। 19(1)(b) को अगर कंट्रोल करना है तो 19(3) से करोगे, 19(4), 19(5), 19(6) नहीं करोगे। 19(1)(c) को कंट्रोल करना है तो 19(4) से ही करोगे, बाकी किसी से नहीं करोगे। 19(1)(d) को कंट्रोल करना है तो 19(5) से ही करो, किसी और से नहीं करोगे। 19(1)(e) को करना है 19(5) से करोगे, 19(1)(g) करना है तो 19(6) करोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अधिकार है उस अधिकार को कंट्रोल करने का जिक्र एक स्पेसिफिक प्रोविजन में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो 19(1)(g) का अधिकार है वह 19(2) से हो जाएगा। नो, 19(1)(g) का अधिकार 19(1)(6) से ही होगा। जो शर्तें 19(1)(6) में लिखी गई हैं उसी से होगा। अब 19(1)(6) पढ़िए, क्या 19(1)(6) में सोवरेनिटी है? नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट है? हां है। पीस है? नहीं है। पब्लिक ऑर्डर है? नहीं है। जब 19(1)(g) में 6 में जिक्र सिर्फ किसका है? सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट का है। पढ़िए, आप खोलिए अब बेयर एक्ट, यू ओपन द बेयर एक्ट। देन व्हाट डज मीन कि व्यापार की स्वतंत्रता जो आपके आर्टिकल 19 में लिखी गई है उस पर प्रतिबंध सिर्फ लगाया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट पे। रीड योर दिस। आप पढ़िए 19(1)(6) का लाइन नंबर 3, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। मिल गया?
कल इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, व्हाट आई कैन डू? तो आंसर क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर ये सवाल आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप इन सवालों को हैंडल नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। इस तरह के सवालों को अगर हैंडल नहीं कर सकते हो तो नहीं हो सकता सिलेक्शन। देखिए, मेरा काम आपको पढ़ाना भी है, मेरा काम आपको रियलिटी चेक भी देना है कि जो आपसे नहीं हो सकता है वो नहीं करने का। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इतना टफ सवाल तो एग्जाम मत दो। यह एग्जाम सिर्फ वही दो जो इस स्टैंडर्ड के सवालों को हल कर सकता हो। मिटा दें इसको, आप नोट करो, नोट डाउन दिस, नोट डाउन दिस। चलो नेक्स्ट, व्यापार की स्वतंत्रता, या इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश में बड़ा हल्ला करते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 has following facts. A. State monopoly can be made. B. Monopoly of state and its institutions can be made. C. Monopoly of state, its institutions and third party can be made. D. Monopoly of state and third party can be made. ये कल के लेक्चर में इस पे लंबा टाइम दिया था मैंने। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड डिस्क्राइब इन आर्टिकल 19 हैज फॉलोइंग फैक्ट्स। व्यापार की स्वतंत्रता, देखिए आर्टिकल 19 में 3 शब्द है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड। मैंने सिर्फ ट्रेड लिखा, वो ऑक्यूपेशन में लिख सकते हैं, प्रोफेशन लिखते हो, चाहे जो लिख दें। तो जो व्यापार की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में लिखी गई है उसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं। ए. स्टेट मोनोपोली कैन बी मेड, राज्य का एकाधिकार बनाया जा सकता है, व्यापार में राज्य का एकाधिकार बनाया सकता है। मोनोपोली ऑफ स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशन कैन मेड, राज्य और उसकी संस्थाओं का एकाधिकार बनाया जा सकता है। मोनोपोली ऑफ स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, तो राज्य का एकाधिकार और उसके संस्थाओं और साथ साथ तीसरी पार्टी का भी एकाधिकार बनाया जा सकता है। डी. मोनोपोली ऑफ स्टेट एंड थर्ड पार्टी, राज्य का एकाधिकार और तीसरी पार्टी का एकाधिकार भी बनाया जा सकता है। सोचिए इसको, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। यह सवाल बहुत कठिन है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप पढ़े तो समझ आता सवाल ये, लेकिन इसको मैंने कल इस अपने लेक्चर में कहा हुआ है। इन यस्टरडे माय लेक्चर दिस क्वेश्चन वाज देयर।
टेल मी। यह सवाल परफेक्ट यूपीएससी का सवाल है, परफेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन। किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, जल्दी लिखो, डू फास्ट। मोनोपोली कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। कौन आंसर लिखो, आंसर कौन सा है? ए बी सी डी कौन सा सही है? देयर इज 4 आंसर, विच वन इज राइट? राम बाबू शुक्ला ए, सी, क्या मार्गदर्शन वाले कोई नहीं है क्या? कोई आंसर नहीं कर पा रहा है? अविनाश पांडे ने आंसर कर पा रहे हैं। अविनाश नहीं आ रहा तुमको? सी। आप लोग ऐसा किया करो कि आप लोग लेक्चर को एक बार से ज्यादा बार सुनो। यह सवाल लेक्चर में है। इफ यू रीड लेक्चर यू कैन गेट इट। अरे सनवर पवार, एक ही आंसर होगा। आई टोल्ड देयर इज ओनली वन आंसर, ओनली वन आंसर। नो कौस्तुभ, नो ए एंड बी, नो, ओनली वन आंसर। सनवर पवार में फिर बोला आंसर एक ही हो सकता, 2 नहीं हो सकता है। देखिए, स्टेट मोनोपोली कैन बी मेड, यस। मोनोपोली ऑफ स्टेट्स एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस कैन बी मेड, यस। थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं बन सकता है, थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं बन सकता है। मोनोपोली ऑफ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन एंड थर्ड पार्टी, यहां से यह सवाल रॉन्ग हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी के फेवर में मोनोपोली नहीं बन सकती है। चौथा, मोनोपोली ऑफ स्टेट एंड थर्ड पार्टी, ये रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ये 2 सही दिख रहा है, 2 में से आपको एक चूज करना है। चूज होगा ये भी सही है, लेकिन ये आधी बात कह रहा है, पूरी बात कह रहा है। इफ यू सी, मैं बता रहा हूं आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा अगर इंप्रूव नहीं करोगे। ये और ये दोनों सही, एक ही, दोनों सही बात कह रहे हैं, लेकिन क्या है, यह अधूरी बात कह रहा है। यह पूरी बात कह रहा है, यह अधूरी बात कह रहा है, यह पूरी बात कह रहा है। तो जब आपको अधूरी या पूरी बात में से चूज करना है, क्या चूज करोगे? अधूरी बात या पूरी बात? देन यू हैव टू चूज द कंप्लीट टॉक। If you have to choose between the two, the incomplete and complete, what will choose? You choose the complete one. Got it? Next, right to carry out trade defined in Article 19 of the Constitution has following facts for restriction. A, it should be reasonable. B,
it should be in public interest. C, the issue of reasonableness will be decided by court. D, issue of reasonableness will be decided by parliament. बताइए, इसमें एक से ज्यादा सही है, बताइए। ऐसे सवालों को हैंडल करना आप अगर नहीं सीखोगे तो काम नहीं बनेगा। अविनाश पांडे से एक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। मार्गदर्शन वाले ये टॉपिक चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन आईएएस क्लासेस वीरेंद्र ओझा यूट्यूब पर हैं, वो चौथी बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। चौथी बार पढ़ने के बाद भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में तो ये पहली बार है, लेकिन ऑनलाइन आईएएस क्लास वीरेंद्र ओझा यूट्यूब वाले ये चौथी बार पढ़ रहे हैं। अविनाश पांडे को कोई आंसर नहीं आ रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? व्हाट्स प्रॉब्लम इन दिस? प्रॉब्लम क्या है इसमें? अंकित मिश्रा, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। अच्छा, और महेंद्र यादव, जया शुक्ला है, जया शुक्ला, अर्पिता, प्रशांत, कोई है? शिशिर सिंह, बी और डी। मतलब शिशिर सिंह के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए। तो शिशिर सिंह को देखो, शिशिर सिंह को यही नहीं समझ आ रहा। शिशिर, विवेक, अवीना, इन तीन लोगों को सवाल पढ़ना ही नहीं आ रहा है। अगर आप डी सही बोल रहे हो तो ए सही क्यों नहीं होगा? इट शुड बी रीजनेबल। सब लोग, आप लोग जितने लोग हो, संवर प्रताप, बीना सिंह, विवेक मिश्रा, शिशिर सिंह, आप लोगों को क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आ रहा है। अगर डी सही है तो ए तो होगा ही होगा। कॉमन सेंस है कि जब तक रीजनेबल नहीं होगा तो रीजनेबलनेस का डिसीजन कैसे होगा? सवाल पढ़ना भी एक आर्ट है, उसको सीखो आप। कई बार सवाल में आंसर होते हैं। सृजन का आंसर क्या है? ए एंड बी। सृजन, ये बताइए, रीजनेबलनेस को तो डिसाइड करना ही होगा ना। अगर मान लीजिए कोई एक लॉ बनाया गया, अब फैक्ट क्या है? 19(1) जो जी है वह एक अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति जो भी चाहे प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन कर सकता है। अब सरकार ने क्या सोचा कि हम इस पे एक प्रतिबंध लगाएंगे। 19(1) को सहारा लेकर उन्होंने कानून पास कर दिया। अब वो जो कानून पास किया है, उस कानून को जो प्रतिबंध लगा है उसकी रीजनेबलनेस को कोई तो चेक करेगा। A is right, B is right, C is right, D right कैसे हो सकता है? जो पार्लियामेंट जो कानूनी बना रही है, वही पार्लियामेंट जो कानून बना रही है, वही अपने कानून को कैसे फाइनली चेक कर सकती? कॉमन सेंस अगर आप लगाओ, डी अपने आप हट जाएगा। अर्पिता, आपने फिर गलत कर दिया। अगेन लिसन, जो 19(1) पर जो प्रतिबंध लगाया गया, जो कानून बनाया गया, वह कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाकर प्रतिबंध लगाया
तो पार्लियामेंट ही उस बात का डिसीजन कैसे करेगी रीजनेबल है? कोई इंडिपेंडेंट संस्था चाहिए। तो कोई इंडिपेंडेंट संस्था अगर आप नहीं बना पाओगे तो कैसे कानून आएगा? देखिए, जितना कल पढ़ाया उसी से सवाल बनाया हूं। आप लोगों से कोई सवाल सही नहीं हो रहा है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से सही नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये रुक जाएंगे। कम ऑन द आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 है क्या? आप लोग अपना बेरेड खोलिए तो ज्यादा आसान होगा। आर्टिकल 20 किस बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन। आप देखिए, एक शब्द क्या है? प्रोटेक्शन मिला। पहला शब्द क्या है? प्रोटेक्शन। कन्विक्शन ऑफेंस। 3 शब्द हैं। देयर इज 3 वर्ड। योर आर्टिकल 20 इज बीइंग जनरेटेड बाय 3 वर्ड: प्रोटेक्शन, कन्विक्शन, ऑफेंस। मिल गया। अब जो आर्टिकल 20 है वो क्या बात करता है? प्रोटेक्शन, कन्विक्शन और ऑफेंस। वो क्या बात करता है? एक्स फैक्टो लॉ। जो आर्टिकल 20 सबसेक्शन में बात करता है एक्स फैक्टो लॉ, 20 का सबसेक्शन 2 बात करता है डबल जियोपर्डी, और सबसेक्शन 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब जो एक्स फैक्टो लॉ होता क्या है? जो आर्टिकल 20 बोलता है एक्स फैक्टो लॉ, वह एक्स फैक्टो लॉ है क्या? यह एक्स फैक्टो लॉ होता क्या है? यह शब्द आया कहां से है? तो अगर आप देखें तो क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। 20 सबसेक्शन 1 हिंदी में क्या है? भूत लक्षी विधायन। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन है, जिसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। तो जो आर्टिकल 20 सबसेक्शन है 1 है, वह बात करता है पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इस पर क्या है? प्रोहिबिशन। इस पर क्या है? प्रोहिबिशन। मतलब क्या हो गया? भूत लक्षी प्रभाव से विधायन नहीं कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस संविधान को देखें तो आपको दिख जाएगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम है। आपको साथ साथ में अगला बता देता हूं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अमेरिकी संविधान में भी सेम प्रावधान है। अमेरिकी संविधान भी सेम बात करता है कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। अब ये गारंटी जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गारंटी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वाइडर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोटेक्शन अंडर क्लॉज 21 है, वह कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। यह प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं आता। तो जो 21A है, कैन नॉट बी क्लेम्ड, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्लेम्ड इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी आगे आएगा वो होता क्या है? इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है उसमें यह नहीं अवेलेबल है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाइडर सेंस है। क्यों वाइडर है? कि जो हमारा प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 का, वह क्लेम नहीं किया जा सकता है इन द केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्रोहिबिशन है इज जस्ट फॉर द कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस, नॉट फॉर
फॉर द प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस, ओनली फॉर conviction and sentences, not for prosecution. prosecution के लिए नहीं है ये, it is only for conviction and sentences. जहां समझ में आए तुरंत टाइप करो। तो जो प्रोहिबिशन है जस्ट फॉर कन्विक्शन एंड, अब आपका जब प्री का सवाल बनाएंगे यही लिख देंगे, it is for the conviction, it is for the sentence, it is for the prosecution, और it cannot be claimed in the preventive, चारों एक साथ लिख देंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो prohibition क्या है? just for conviction and sentences, not for prosecution और ट्रायल। तो जो prosecution और ट्रायल अंडर ए रिस्पेक्टिव लॉ में नहीं है, तो अगर एक ट्रायल है under a procedure different from what it was at the time of the commission of offense or by special court constituted, तब वह दिक्कत नहीं करेगा। तो एक चीज आपने क्या सीखी कि जो हमारा यह 20 सबसेक्शन 1 का जो हमको एक इम्यूनिटी मिलती है, कि हमको प्रोटेक्शन मिलता है, कि प्रोटेक्शन क्या मिलता है कि कोई भूतलक्षी प्रभाव से कानून नहीं बन सकता। मतलब क्या है कि आज हमने जो कार्य किया है उस कार्य के लिए दंड देने के लिए आज का नियम कानून लगना चाहिए, पहले का नियम कानून नहीं लगना चाहिए। उसके लिए यह आपको एप्लीकेबल है कन्विक्शन और सेंटेंस के लिए, यह प्रोसिक्यूशन में अवेलेबल नहीं है। गॉट इट? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो पहली चीज बड़ी देखिए, आसान सी है, बहुत कठिन नहीं है। हल्का सा दिमाग लगाइए, सब समझ आ जाएगा। हल्का सा दिमाग लगाइए, आपको सब समझ आएगा। दूसरा है डबल जेओपर्डी। सेकेंड इज द डबल जेओपर्डी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप देखिए, एक्ट में हिंदी में होगा लिखा। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक नहीं, तो एक अपराध एक दंड। तो किसी व्यक्ति को डबल जेओपर्डी है क्या कि किसी व्यक्ति को जो आपका या कहां से आता है? आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2। आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 से आता है। वो क्या बोलता है? डबल जेओपर्डी, कि कोई भी आदमी प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं होगा सेम ऑफेंस के मोर देन वंस। लेकिन क्या ऑफेंस सेम होना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बनाएंगे, इसको सेम हटा देंगे, सेफ ऑफेंस ओनली वंस। मतलब क्या होगा? फॉर सेम ऑफेंस नॉट मोर देन वंस। तो जो ऑफेंस किया गया उस ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा बार आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। यह जो भी कहां से आया? यह भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यह है, यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सेम कॉन्सेप्ट है, किसी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉर्पोरेट हुआ था रूल को ये 5th अमेंडमेंट से, कि किसी भी आदमी को एक बार से ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। तो जो प्रोटेक्शन अंडर क्लॉज 220 है अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नैरोअर है। अमेरिकन और ब्रिटिश से जो हमारा 20 सब सेक्शन 2 है यह नैरोअर है, उससे कमजोर है। ये उसकी तुलना में अगर हम अमेरिका और ब्रिटिश से तुलना करें उसकी तुलना में कमजोर है।
जो अमेरिका और ब्रिटिश का कानून है यह देता है प्रोटेक्शन, जो डबल जेओपर्डी का देता है फॉर द सेकेंड प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंस irrespective of whether an accused were acquitted or convicted. Acquitted और convicted से फर्क आ रहा है, acquitted और convicted। अमेरिका और ब्रिटेन एक्यूटेड और कन्विक्टेड इससे फर्क नहीं होता है, चाहे उसको दंड दिया जाए छोड़ दिया जाए, लेकिन जो 20 सबसेक्शन 2 है यह डबल पनिशमेंट देता है ओनली व्हेन एक्यूज हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड बट ऑल्सो पनिश्ड, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। ये अंतर समझ आया नहीं आया? अंतर समझ आ रहा है? आपके सिलेबस में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमको बताना पड़ता है। जो 20 सबसेक्शन 2 है इसका अमेरिका और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह फर्क है। अमेरिका और ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी देता है इवन accused was acquitted or convicted in the first trial, लेकिन आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 देता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल पनिशमेंट ओनली व्हेन accused has not been prosecuted but also punished, not prosecuted and punished। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, करता हूं रिपीट। ध्रुपति नाथ रजत त्रिपाठी क्लियर नहीं हुआ? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? उस स्तुति आपको क्लियर हुआ? यस, हो गया। अगर देखिए, अगर आप अपना सिलेबस देखिए तो सिलेबस में एक लाइन है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की भी, तो अगर उन्होंने इसको अमेरिका और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया तो सवाल गया काम से। तो आपको यह भी समझना है कि कैसे हम उससे भी समझने की कोशिश। तो क्या हो गया? सब सेक्शन 2 क्या हो गया? डबल जेओपर्डी। होप इट्स क्लियर। तो अगर इफ दे क्या है कि जो अमेरिका और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ये डिफरेंट है, तो जो हमने वर्ड यूज किया, द यूज ऑफ वर्ड, अगर आप देखें प्रोसिक्यूशन, जो हमने वर्ड प्रोसिक्यूशन का इस्तेमाल किया है क्लॉज 1 में, तो जो वर्ड प्रोसिक्यूशन लिमिट कर रहा है स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20। इफ देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन अंडर क्लॉज 2, आर्टिकल 20 हैज नो एप्लीकेशन। गॉट इट? अगर फिर सुनिए, जो प्रोसिक्यूशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो स्कोप को लिमिट कर देता है। अगर देर इज नो पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, आर्टिकल 20 हैज नो एप्लीकेशन। इट्स क्लियर नॉट क्लियर? तो क्या हो गया? आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 विल हैव नो एप्लीकेशन वेयर पनिशमेंट इज नॉट फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस की रिक्वायरमेंट है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपका आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 है क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आप एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इस शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहीं से वो सवाल उठ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है कि आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा वेयर पनिशमेंट इज नॉट फॉर द सेम ऑफेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इफ द ऑफेंसेज आर डिस्टिंक्ट द रूल ऑफ डबल जेओपर्डी विल नॉट अप्लाई। आप फिर से पढ़िए आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2, नो पनिश फॉर सेम शब्द देखिए, यू सी द सेम। आप बेयर एक्ट में देखिए देयर इज वर्ड सेम। दिखा?
अब देखिए आपका जो जैसे आपका 19(1) जी के सारे सवाल गलत क्यों हो गए? क्योंकि आप उन शब्दों के साथ खेलना नहीं सीख पा रहे हो। यू नीड टू लर्न हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। तो जो आपका जो एक शब्द है सेम, वह आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दे रहा है। इसलिए अगर वो सेम ऑफेंस नहीं होगा, अगर वो ऑफेंस सेम नहीं होगा, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम ऑफेंस। अगर सेम ऑफेंस नहीं होगा तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं क्लास 3 में, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्लास 3 अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ बताइए? एक चीज में और है, सिविल एंड क्रिमिनल। एक चीज छूट गई है इसे, सिविल एंड क्रिमिनल। यह एप्लीकेबल है क्रिमिनल पे, सिविल पे नो। गॉट इट? जो इम्यूनिटी है यह एक्सटेंड नहीं करती है टू सिविल प्रोसीडिंग्स, यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन ऑर्डर टू क्लेम द इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू मेक, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है सिविल पे है या क्रिमिनल पे है? सिविल पे नो, ये क्रिमिनल पे है। तो जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, जो आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to give, shall be compelled to give, shall be compelled to give क्या? A witness against himself, a witness against himself। अपने ही खिलाफ विटनेस बनाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट कंपेल टू मेक विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ। तो जो सब सेक्शन 20 का 3 है वो प्रोवाइड करता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट देम। इसका मतलब क्या हुआ? जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या बोलता है? किसी आदमी को अपने खिलाफ टेस्टिमनी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। तो वो कहां शुरू होता है कि एक्यूज्ड इनोसेंट है, एक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल नॉट प्रूव्ड गिल्टी। यह जो कॉन्सेप्ट है यहां से स्टार्ट हो रहा है। जो जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से यह बात स्टार्ट हो रही है कि जब तक आप उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते तब तक नहीं हो सकता है। तो यह जो ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की कि वह ऑफेंस को प्रूव करे। यह जो यह कहते हैं राइट है, यह है अवेलेबल अगेंस्ट टू पर्सन एक्यूज्ड ऑफ। आप एक ऑफेंस का आपको एक्यूज होना चाहिए। तो एनी पर्सन कैन बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। लेकिन क्या है कि अगर यह एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है तो क्या किसी का फुटप्रिंट लेना, किसी का थंब एक्सप्रेशन लेना, क्या ये किसी भी तरह से यहां से इम्यूनिटी मिलती है? नहीं। आप फुट प्रिंट और थंब इंप्रेशन किसी का ले सकते हो, उसके बारे में कोई भी इम्यूनिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंपल्सन है
टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, जो प्रोटेक्शन अंडर 20 सबसेक्शन 3 है अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द कंपल्सन ऑफ एक्यूज टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यह एक ऐसा इशू है जो सिर्फ इस बात होता है कैसे आप इस बात को हल करें। यानी कंफ्यूजन, किसी को दिक्कत है? बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसमें 3 प्रोविजन सिर्फ हैं, सिर्फ 3 प्रोविजन है। नाउ कम ऑन द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वह आर्टिकल इंटरेस्टिंग है। 21, 14, 19, 21, इन तीनों का आपस में बहुत संबंध है। चौदह, 19 और 21 का, इन तीनों का आपस में बहुत संबंध है। 2 केस हुए हैं, गोपालन और मेनका गांधी। कई बार यह सवाल आता है गोपालन और मेनका गांधी के केस का किससे संबंध है। अब तो शायद नहीं आता है, या छोटे मोटे एग्जाम में आएगा कि इनका संबंध मूल अधिकार से है, इनका संबंध आर्टिकल 11 से है। तो जो लोग कहते हैं जो लोग दरोगा उरोगा का एग्जाम दे रहे हो, स्टाफ सिलेक्शन का दे रहे हो, उनके लिए ये सवाल अभी भी आ सकता है, इवन पीछे से आ सकता है, आईएएस में तो नहीं आएगा कि गोपालन का मेनका गांधी के केस का किससे संबंध है। तो यह संबंध किससे है? यह आर्टिकल 20 से है। तो जो मेनका गांधी के पहले और मेनका गांधी के बाद, मेनका गांधी केस के पहले और बाद, दोनों में बड़ा फर्क आ चुका है। तो पहले के जानने की तो जरूरत नहीं है, लॉ के अगर विद्यार्थियों में पढ़ाता, मैं सीधा आता हूं, चूंकि जीएस को ध्यान रखते हैं कि मेनका गांधी के केस के पहले और बाद में, आफ्टर द केस ऑफ मेनका गांधी, जो आर्टिकल 21 है वह क्या कर रहा है? नाउ प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो फॉर लेजिस्लेशन, not only from executive but also from legislation. अगर आप आर्टिकल 21 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? You read Article 21. No person shall be deprived of his life or personal liberty except, आगे पढ़िए, according to procedure established by law. अब यहां से एक सवाल प्रीलिम्स का आपका बन गया। यह प्रोटेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ, यह प्रोटेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब लॉ के खिलाफ इसका प्रोटेक्शन नहीं है। अगेन लिसन केयरफुली, इफ वी रीड द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द रीडिंग ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस दैट द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन, इट इज नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन। द बेयर रीडिंग ऑफ आर्टिकल 21 गिव द impression that it is against the executive action, no limitation imposed on the legislation. तो पहली चीज क्या हो गया? ओनली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव नॉट लेजिस्लेशन। तो जो मेनका गांधी के केस में हुआ उसके बाद क्या हो गया? लेकिन मेनका गांधी ने बोला कि जो प्रोटेक्शन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन, नॉट ओनली फ्रॉम द executive action but from the legislative action also. It is a major development after Menka Gandhi case. You note down this fact. एक आदमी को, a person can be deprived of his life and personal liberty if 2 conditions are compiled with, 2 conditions, एक लॉ हो और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब लॉ हो। एक लॉ हो, टू कंडीशन, लॉ, सेकेंड
प्रोसीजर प्रिस्क्राइब लॉ। अब आप आर्टिकल 21 पढ़िए, वहीं से ये शब्द आ रहा है। एक लॉ हो और दूसरा क्या हो कि जो लॉ हो मस्ट बी ए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब, जो लॉ हो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय दैट लॉ हो, प्रोवाइडेड दैट, एक और इसमें बात लगाई गई, प्रोसीजर हो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। जो प्रोसीजर हो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। गॉट इट? जो प्रोसीजर हो वो जस्ट फेयर और रीजनेबल हो। आर्टिकल 21 को मैग्ना कार्टा से डिराइव किया हुआ भी कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा की जो भाषा है और आर्टिकल 21 की एक है। जो आर्टिकल 21 हमको रिमाइंड करता है, जो फेमस क्लॉज है मैग्ना कार्टा का, वो क्या है? नो मैन शैल बी टेकन और इम्प्रिजन्ड। क्या मैग्ना कार्टा बोलता है? नो मैन शैल बी टेकन और इम्प्रिजन्ड। नो मैन शैल बी टेकन और इम्प्रिजन्ड लैंड है बाय द लॉ ऑफ द लैंड। यहां क्या कर दिया है? आप अगर कभी इसको लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि मैग्ना कार्टा की याद दिलाता है, जब हम आर्टिकल 21 को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो आर्टिकल 21 है वह यह एक जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है, वो जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, उस लिबर्टी को ध्यान में रखकर इसको प्रस्तुत किया गया है। तो जो गोपालन के केस में व्यू बना था, गोपालन के केस के व्यू को मेनका गांधी के केस ने पूरा बदल दिया। और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका 5th अमेंडमेंट है, जो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तो उसमें जो 5th अमेंडमेंट है, 5th, जो 5th अमेंडमेंट है कि आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हो पर्सनल लिबर्टी से, तो वहां से यह स्टार्ट होता है, वहां से बात आती है। तो जो 5th अमेंडमेंट है ये कहता है, और जो 14th अमेंडमेंट है वो इंपोज करता है ए सिमिलर लिमिटेशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो आर्टिकल 19 है वो सिटीजन को सिर्फ है, 21 किसको है? बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यह दोनों को अवेलेबल है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आर्टिकल 21 न केवल सिटीजन को है बल्कि नॉन सिटीजन को भी है। अब सबसे दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब भी आर्टिकल 21 के बारे में कोई बात होगी, 19(1) एंड 21 दोनों को एक साथ रख के इंटरप्रेट किया जाता है। 19(1) और 21 दोनों को साथ पढ़ा जाता है। 19(1) डील करता है सब्सटेंटिव राइट को और आर्टिकल 21 डील करता है प्रोसीजरल राइट को। सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजरल राइट। अब आप क्लास खत्म होने के बाद दोनों को पढ़ के कंपेयर करिएगा और मेरे इस शब्द को समझने की कोशिश करिएगा कि आर्टिकल 19(1) क्या करता है। आर्टिकल 19(1) डील करता है विद द सब्सटेंटिव राइट, 21 डील करता है प्रोसीजरल राइट। कैसे आ रहा है? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मींस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कहां का है? यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचुरल जस्टिस है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचुरल जस्टिस है।
तो आर्टिकल 19(1) और 21 को अगर आप दोनों को देखें साथ साथ, तो आर्टिकल 19 बात करता है, सॉरी 20 बात करता है एक प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। जो पर्सनल लिबर्टी है 21 में मीन्स नथिंग मोर देन द लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम फिजिकल रिस्ट्रेंट और कोएर्शन विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ। अगर हम देखें जो इनिशियल व्यू था वह यही कहा करता था, लेकिन जब हम इसको 19 के साथ पढ़ के देखते हैं तो आर्टिकल 19 कैन बी एंजॉयड बाय द सिटीजन ओनली व्हेन ही इज ए फ्री मैन, नॉट इफ हिज पर्सनल लिबर्टी इज डिप्राइव्ड अंडर लॉ। जो पर्सनल लिबर्टी है इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द बॉडीली रिस्ट्रेंट, यह यूज की जाती है एक ऐसे टर्म में जिसके वेरियस राइट्स आते हैं। अब यहां के जो एक इनिशियल जो व्यू पॉइंट था कि एक फिजिकल लिबर्टी की बात थी, यह आगे बढ़ के कहां आता है? यह मेनका गांधी के केस के बाद बदलने लगता है। वो कैसे बदलता है? जो मेनका गांधी के केस बाद आने लगता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन के केस को ओवर रूल कर दिया और पर्सनल लिबर्टी के इशू को उन्होंने इनलार्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि वैरायटी ऑफ राइट्स होते हैं इसके अंदर, जो आदमियों के कई अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को अंदर समाहित करने के लिए आपको आर्टिकल 19 के साथ पढ़ना होगा। तो 19 एंड 21 दोनों को आपको एक साथ पढ़ना होगा। तो मेनका गांधी के केस में गोपालन के केस को ओवररूल करते हुए इसको स्कोप को बढ़ा दिया उन्होंने, और उसके बाद जितने कोर्ट के जजमेंट हुए उन सारे कोर्ट के जजमेंट में इस बात का विस्तार किया जाने लगा। तो मेनका गांधी केस में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड का इशू आया कि जो राइट टू ट्रेवल जो अब्रॉड है, विदेश जाने का अधिकार है, वह पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है या नहीं है, और जो पासपोर्ट जब्त किया गया उसके आधार पर बात हुआ। मेनका गांधी केस को हम बहुत डिटेल नहीं जाते हैं, अपने काम को उतना नहीं है। हम लोग सिर्फ समझते हैं कि मेनका गांधी के केस के बाद पर्सनल लिबर्टी का जो डिफिनीशन है वह इनलार्ज हो गया और पर्सनल लिबर्टी के बहुआयामी तरफ से देखा जाने लगा। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं रह गया कि आपके व्यक्ति का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अब आर्टिकल 21 का जो नई तरह से देखा जाने लगा कि कैसे उसको देखा जा सकता है। वैलिड लॉ, प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर और रीजनेबल हो और आर्टिकल 14 और 19 को सेटिस्फाई करे। रीजनेबल, फेयर, वैलिड, 14, 19, ये चार चीज आप याद रखिए कि जो ये व्यू पॉइंट डेवलप हुआ आर्टिकल 21 के बारे में, वैलिड लॉ हो, फेयर हो, प्रोसीजर डिस्क्राइब हो। तो आर्टिकल 21 को अगर आप रोकना चाहते हो आपको यह कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 21 रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर ए पर्सन इज डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी आदमी को डिप्राइव करना चाहते हो, जो एक शब्द लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ, तो आप रीजनेबल हो, फेयर हो, वैलिड हो, 14 और 19 के टर्म्स को पूरा करे और प्रोसीजर डिस्क्राइब हो। यह कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अब जो संविधान में जो व्याख्या होने लगी कि कैसे इस बात को समझा जाए कि जो आर्टिकल 21 है उसके वो किस तरह से व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान रखता है। तो मेनका गांधी के केस के बाद जो 1921 को साथ रखा गया और कहा गया कि 19 और 21 वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, उनके बीच ओवरलैपिंग हो सकती है। वो जो ओवरलैपिंग होने लगी उसका रिजल्ट क्या आया कि जो ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई लॉ कमिंग
under Article 21 must also satisfy the requirement of Article 19। जो कानून अनुच्छेद 19 को किसी तरह से प्रभावित करता है वह अनुच्छेद 19 को भी संतुष्ट करे। तो अगर कोई राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को लेके, तो एक प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब करना आवश्यक है, और वह प्रोसीजर न तो आर्बिट्रेरी हो और न ही अनरीजनेबल हो। जो लॉ बने वह लॉ वैलिड होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए, उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है वह एक सिर्फ सर्वाइवल और एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, यह ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। इट इज नॉट फॉर सर्वाइवल और एनिमल एग्जिस्टेंस, इट इज फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि आप जो 21 बात करता है वह सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है कि एक आप पशुवत रहो, यह बात करता है एक ह्यूमन डिग्निटी की। ह्यूमन डिग्निटी की सुरक्षा आवश्यक है। तो अगर यह जो अपने अंदर कई तरह के अधिकारों का समावेश करने लगता है, जो 21 है यह जो अपने आप जो बढ़ने लग गया, तो इसने कई तरह की बातें की। फेयर ट्रायल, कस्टोडियल डेथ, आदमी के जीने का अधिकार, जिस तरह कही गई, तो उन्होंने तकरीबन बहुत से इलस्ट्रेशंस दिए, और जो इलस्ट्रेशंस दिए उसमें क्या क्या है? राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, लाइवलीहुड, डिसेंट एनवायरमेंट, right to have decent burial, right to have fast trial, right to have clean water, right to have education। आप इसको कितना भी बढ़ाते जाओ तो कोर्ट ने जितने आपके राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत में था, काफी उन्होंने चेंज किया। फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू लीगल एड। आप जितना भी होते जाइए तो एक पूरी लंबी लिस्ट बनाई कि किन किन जगहों पर किया जा सकता है। तो आप आर्टिकल 21 का जो विस्तार हुआ है, एक बड़ा विस्तार हुआ है। आर्टिकल 21 पे सवाल मैं एक दो बनाता हूं।
चलिए, it is against executive only, it is against legislature only, it is against the executive and legislature both, it is against executive, legislature and judiciary. बताइए, किसी का दिमाग काम कर रहा है? इट इज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ओनली, यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है. इट इज अगेंस्ट लेजिस्लेटिव ओनली, यह सिर्फ विधायिका के खिलाफ है. इट इज अगेंस्ट देयर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बोथ, यह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों खिलाफ है. इट इज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, यह तीनों के खिलाफ है. यह तीनों से सुरक्षा प्रदान करता है. आप लोगों का दिमाग ही नहीं चलता किसी आदमी का. यस, इट इज राइट, इट इज राइट. राइट टू एजुकेशन, ये 21A क्या छोटा सा है, इसमें कुछ खास पढ़ाने को है नहीं. तो जो राइट टू एजुकेशन है 21A है. आप एक्ट खोल लीजिए कि स्टेट करेगा कंपल्सरी. इसमें शब्द क्या है? देखिए, हर आर्टिकल में कुछ शब्द होते हैं जो पूरे आर्टिकल को ध्यान दे. कंपल्सरी एजुकेशन, एज, क्या एज है? 6 to 14. In the manner state decide. ठीक है. तो राइट टू एजुकेशन क्या है? यह आपके जो 86th अमेंडमेंट से आया है, ये संविधान के 86 संविधान संशोधन से आया है. अब स्टेट को क्या इसमें क्या करेगा? स्टेट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगा. अब जो राइट ऑफ चाइल्ड है, यह फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन तक सीमित नहीं है. यह एक्सटेंड कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर डिस्क्रिमिनेशन किए हुए. क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. तो यह एक्सटेंड करता है कि आप, अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है? चाइल्ड का इकोनॉमिक, सोशल. अब जो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये कैसे आ रहा है? चाइल्ड का सोशल, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक. इस बैकग्राउंड को ध्यान दिए बगैर, देखिए, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इसको ध्यान में रखे बगैर आपको करना होगा. तो यह एक बच्चे की एक कहते हैं सुविधा के लिए किया गया. अब आते हैं आर्टिकल 22. यह बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आर्टिकल 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यह वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि इसमें 42वें इमरजेंसी के बाद इसमें काफी ज्यादा फर्क लाया गया. तो जो इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद जो आर्टिकल 22 लाया गया, उसमें बड़ा फर्क लाया गया. तो जो आर्टिकल 22 है, आप पढ़िए बेयर एक्ट से. आर्टिकल 22 क्या है?
आर्टिकल 22 अगर हम एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यह कहता है कि किसी आदमी को कैसे डिप्राइव नहीं कर सकते, नो डिप्रीवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 21 में और 22 में फर्क क्या है? 21 क्या बोलता है? 21 बोलता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। या क्या बोलता है 22? यह बोलता है कि आप किसी आदमी को पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करते हो। तो आर्टिकल 22 कहना क्या चाहता है कि यह प्रिस्क्राइब करता है द मिनिमम प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। क्या बोलता है? द मिनिमम प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी लॉ इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। वो किस लिए होना चाहिए? इन अकॉर्डेंस विद विच ए पर्सन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी। नो डिप्रीवेशन, एंड इफ डिप्रीवेशन देन प्रोसीजर। तो 21 क्या बोलता है? 21 नो डिप्रीवेशन, तो 22 इफ डिप्रीवेशन देन प्रोसीजर। गॉट इट? अगेन लिसन केयरफुली। 21 क्या बोलता है? आप किसी आदमी को पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते। 20 होता है अगर डिप्राइव करना है तो प्रोसीजर है। क्लियर? अगर डिप्राइव करना है तो प्रोसीजर है। इफ यू वांट टू डिप्राइव देन प्रोसीजर। तो आर्टिकल 22 डील करता है दो सेपरेट मैटर्स को। पहला, पर्सन अरेस्टेड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ क्राइम, पर्सन डिटेन्ड अंडर द लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दो कंडीशंस को आर्टिकल 22 डील कर रहा है। एक ऑर्डिनरी क्राइम, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरी क्राइम दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो कंडीशन को आर्टिकल 22 हैंडल कर रहा है। एक बोल रहा है ऑर्डिनरी क्राइम को लेके, दूसरा बोल रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। जो फर्स्ट टू क्लॉज हैं 22 के, वो डील करते हैं अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। 22 के जो फर्स्ट टू क्लॉज हैं, आप देखिए फर्स्ट टू क्लॉज, जस्ट ओपन योर बैरक। जो आर्टिकल 22 के जो फर्स्ट टू क्लॉज हैं, आर्टिकल 22 के जो फर्स्ट टू क्लॉज हैं डील करते हैं डिटेंशन अंडर द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ क्राइम, और वह ले डाउन करते हैं प्रोसीजर विच हैज टू बी फॉलोड। और जो रिमेनिंग 3, 4, 5, 6 हैं वह बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। 3, 4, 5, 6। इट्स क्लियर? जो अनुच्छेद 21 है वह बोलता है आप किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता से उसको आप नहीं हटा सकते हो। 22 बोलता अगर हटाते हो तो उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक नियम कानून है, जो आर्टिकल 21 में लिखा है, 22 लिखा है। जिसको अगर इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, शिवेंद्र यादव, अगर आपको इतनी अंग्रेजी नहीं आती जितना मैं बोल रहा हूं तो आईएएस मत दो आप। मैं इस चीज़ को कई बार कह चुका हूं कि आईएएस बनने के लिए 3-4 चीज़ें जाननी जरूरी हैं। एक, बहुत ज़्यादा मेहनत। 2, बहुत ज़्यादा लगन। तीसरा, एक वर्केबल इंग्लिश का आना। मैं अंग्रेजी जानबूझ के बोलता हूं ताकि एक वर्केबल इंग्लिश आप सीखो। चूँकि अगर इतनी अंग्रेजी नहीं आती आप जनरल इंग्लिश में फेल कर जाओगे। चौथा, आपको एक सामान्य सी सेट आना चाहिए, क्योंकि सी सेट भी पास करना है, अंग्रेजी पास करना है।
और अगर आपको इतनी अंग्रेजी नहीं आती है तो आईएएस बन भी नहीं पाओगे, आईएएस बन के कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो मेरी यह एक सलाह है उन सारे लोगों को जो आईएएस बनना चाहते हैं, वह अपनी अंग्रेजी बेहतर करें। आप हिंदी में लिखें, मैं भी हिंदी माध्यम का ही छात्र रहा हूं, मैंने हिंदी में ही परीक्षा दी है। मैं 2 बार सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ और दोनों बार मैंने हिंदी में लिखा है, मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया है। लेकिन अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अगर आईएएस बनना है तो एक वर्केबल इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उससे वर नहीं हो पाएगा काम। CSAT पास करना पड़ेगा, CSAT कठिन आता है, तो 33% मार्क्स CSAT में प्राप्त करना होगा। एक बात और बताता हूं, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, सब मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं। आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 20 से 25 लोगों ने मैसेज किया है कि साहब मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं। मेरा जवाब क्या है, इलाहाबाद की किसी भी कोचिंग में आप जाओगे, सिलेक्शन होना है तो भी नहीं होगा। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे इलाहाबाद की कोचिंगों का आइडिया, वो लोग क्या कराते हैं। एक ऐसे ढंग की पढ़ाई कराई जाती है जिसका परीक्षा प्रणाली से कोई ताल्लुकात नहीं है। आप सिर्फ पढ़ने से सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, कैसे पढ़ते हो उससे सिलेक्ट हो सकते हो। जितना जरूरी है पढ़ना, उतना ही जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। और अगर आप देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोचिंग चलाई गई, रोज आप 3 से 4 घंटे कोचिंग में गए, आपके पास टाइम कितना मिला पढ़ने को, टाइम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये आप देखिए। अनलेस अंटिल यू यूटिलाइज द टाइम यू कैन नॉट सक्सेस। दूसरा, जिस तरह के सवाल मैं बना रहा हूं, इस तरह के सवाल अगर आप इतिहास में, आप भूगोल में, आप पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में हैंडल नहीं कर सकते हैं, इस एग्जाम को मत दीजिए। आप इस स्तर के सवालों को अगर आप हैंडल कर सकते हैं तभी आप परीक्षा दीजिए। मैंने 100 सवाल बनाए हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है। मैं कल ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र यूट्यूब पे मैं उन 100 सवालों को अगले 4 दिन में सॉल्व करूंगा। आप उन 100 सवालों को देखिए। अगर आप ऐसे सवाल आप नहीं हैंडल कर पाते हैं, आप एग्जाम मत दीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा। इस एग्जाम में सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप जो पढ़ते हो उसका आप सवाल बना पाते हो और उस सवाल का आंसर कर पाते हो। ये जबरदस्ती 12-14 घंटा हम पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई कीप टेलिंग टू ऑल माई एस्पायरेंट्स टू इंप्रूव योर सेल्फ। आप टफ सवालों को बनाना सीखो। तो जो आर्टिकल 22 का 2 पार्ट है, एक ऑर्डिनरी क्राइम का है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का है। तो जो आर्टिकल 22 है, इट इज नॉट ए कंप्लीट कोड। जो कहा गया गोपालन केस में, क्या कहा गया, ए डिटेन्यू कैन नॉट क्लेम द फ्रीडम गारंटेड बाय आर्टिकल 19(1)(d if it was infringed by his detention, and that the validity of the preventive detention law was not to be tested in the light of the reasonableness of the restriction imposed thereby on the freedom of movement। तो कहा उन्होंने कहा, जो उन्होंने व्यू लिया, जो गोपालन के केस में व्यू लिया गया कि एक जो बंदी है वह क्लेम नहीं कर सकता है फ्रीडम जो गारंटी किया है 19(1)(d में, इफ इट वॉज इन्फ्रिंज बाई हिज डिटेंशन। अगर उसके डिटेंशन के इन्फ्रिंज कर, तो गोपालन का केस एक कंजर्वेटिव बात करता है। गोपालन केस, गोपालन का केस एक कंजर्वेटिव बात करता है। तो गोपालन के केस में जो बात कही गई, उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो जो अपना डिटेंशन में आर्टिकल 22 में गोपालन के केस में कहा गया कि एक जो आदमी बंदी है वह क्लेम नहीं कर सकता है जो फ्रीडम गारंटी किया गया है 19(1)(d से, अगर इट वॉज इन्फ्रिंज्ड बाई हिज डिटेंशन। अगर उसके बंदी हो जाने से उसका 19(1)(d का अधिकार जो है चला जाता है तो वह क्लेम नहीं कर सकता है। हालांकि गोपालन का व्यू बाद में चेंज हो गया। तो अगर हम आर्टिकल 22 को देखें तो आर्टिकल 22 है क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, प्रोटेक्शन
अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। यह एक मनमाने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर हम आर्टिकल 22 को परिभाषित करने की कोशिश करें तो यह क्या बोलता है कि यह सुरक्षा प्रदान करता है एक आर्बिट्रेरी अरेस्ट से। जो क्लास 1 और 2 है, जो आर्टिकल 21 का 1, 2 है, जो क्या बोलता है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। उसको गिरफ्तार किए जाने वाले, उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है वह उसको बताया जाएगा। जो अनुच्छेद 22(1) है वो क्या बोलता है कि जब भी कोई आदमी गिरफ्तार किया जाएगा तो जैसे ही वह गिरफ्तार किया जाता है उसको बताया जाएगा उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और जो बी है क्या बोलता है कि नो सच पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। दूसरा क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अपनी सुविधा, अपनी इच्छा के हिसाब का विधिक सलाहकार प्राप्त करने का उसको अधिकार है। तो 90 जो आप दो अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं आर्टिकल 22 का सबसेक्शन 1-2 में। ये है कि कोई आदमी क्या बोलते, ये तो आप बता दिया है, कोई भी आदमी जब डिटेन किया जाएगा उसको बताया जाएगा कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उसको इस बात की सुविधा दी जाएगी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार का विधिक सलाहकार प्राप्त करे। तीसरा, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर वह प्रस्तुत किया जाएगा। इस 24 घंटे में से वह टाइम निकाल दिया जाएगा जो यात्रा का टाइम है। मान लो कोई आदमी आसाम के किसी गांव में अरेस्ट होता है और गुवाहाटी में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, तो उस गांव से गुवाहाटी तक की यात्रा का समय निकाल देंगे। इस समय को निकाल देने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना है। तो पहली चीज क्या हो गई, उसको गिरफ्तार करने के कारणों को बताना। दूसरी बात क्या हो गई, उसकी इच्छा का विधिक सलाहकार प्रदान करना। तीसरी बात क्या हो गई, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना। लेकिन यह सेफगार्ड किसको अवेलेबल नहीं है। अब अगला सवाल क्या है, अब 3 सेफगार्ड आपने दिए। ए, कारण, बी, विधिक सलाहकार, सी 24 घंटे। ठीक है, 3 कारण आ गए। उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उसकी सुविधा का विधिक सलाहकार दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। यह क्या है, एक व्यक्ति के यह 3 अधिकार है गिरफ्तारी के समय के। लेकिन यह सेफगार्ड किसको अवेलेबल नहीं है, एक एनिमी को, एक दुश्मन को, एनिमी एलियन को। दूसरा, ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनिमी। फिर देखिए, किसी व्यक्ति को यह 3 अधिकार प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया उसके पास यह 3 अधिकार प्राप्त हैं।
लेकिन अपवाद एक्सेप्शन। अब आपके प्रीलिम के सवाल में यही मिक्स कर देंगे। इन दोनों को अधिकार नहीं प्राप्त है। अपवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद। अगर हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखने लगूंगा तो कोर्स कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं अपवाद। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं कि जब कोई, देखिए आप, जब कोई व्यक्ति, जो एक प्रोसीजर दिया गया है सेफगार्ड करने के लिए अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, जो प्रोवाइड किया गया है क्लॉज 1 और 2 ऑफ आर्टिकल 22 में, पहला क्या बोलता है, जो आदमी गिरफ्तार होगा उसको गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा, उसको अपनी इच्छा अनुसार के विधिक सलाहकार के सलाह लेनी होगी। तीसरा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा। अब ये जो 3 चीजें हैं, यह किसको उपलब्ध नहीं है? एक दुश्मन को, एनिमी एलियन को, और पर्सन जिसको डिटेन किया गया हो, ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप देखिए, साफ शब्द है, लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अवेलेबल किसके है? ओनली अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। ओनली अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। जो 22 सबसेक्शन 2 का जो एक प्रोटेक्शन है, वह किसके अगेंस्ट है? ओनली अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। आई एम अगेन हाईलाइटिंग, ओनली अगेंस्ट इलीगल, ओनली अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह डिटेंशन एक जुडिशियल ऑर्डर के परसुएंट है तो लीगल नहीं होगा, तब वो गलत नहीं होगा। तो जो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, जो देता है एक डिटेंशन का, जो एक प्रोटेक्शन देता है, यह अवेलेबल है ओनली अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन बाय द पुलिस, और यह अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट कस्टडी इन जेल, जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर, कस्टडी जेल, इलीगल डिटेंशन पुलिस। ठीक है, इलीगल डिटेंशन पुलिस, जुडिशियल ऑर्डर कस्टडी जेल। अगर किसी जुडिशियल ऑर्डर के तहत कस्टडी में आप जेल में हैं तो यह अवेलेबल नहीं होगा। किसको कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कंफ्यूजन है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यह अवेलेबल है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। यह नागरिकों और विदेशियों, अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें यह विदेशियों के खिलाफ भी अवेलेबल है। अब जब आप इसको, अब हम आते हैं, एक शब्द है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस शब्द को बगैर समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है एक शब्द है, प्रिवेंटिव से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन शब्द आता है। तो एक शब्द है, लिख लिया ना इसको, प्रिवेंटिव प्यूनेटिव, निरोधक और दंडक। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है?
प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि एक की मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। इसका मतलब क्या है? डिटेंशन ऑफ ए पर्सन डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, बगैर ट्रायल के किसी पर्सन को रोकना, इसको हम फर्क करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन से। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है प्यूनिटिव डिटेंशन का, वो ऑब्जेक्ट होता है पनिश करना। जो प्यूनिटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्ट क्या है? टू पनिश वॉट एवर हैज बीन डन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि जो भी जो भी कार्य किया गया है उसके लिए दंड देना, यह हो गया आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्यूनिटिव क्या है? टू पनिश ए पर्सन फॉर वॉट ही हैज, जो प्यूनिटिव क्या है? जो उसने किया उसको दंड देना। अब प्रिवेंटिव का क्या है? उसको रोकना, किसी कार्य को करने से रोकना, किसी कार्य को करने से रोकना। प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। जो प्यूनिटिव क्या है कि आपने कोई कार्य किया है उसके लिए दंड देना, लेकिन जो आपका प्रिवेंटिव है उसका लक्ष्य क्या है? टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। और डिटेंशन लिया जाता है किस लिए? कि इस बात का एप्रीहेंशन होता है, इस बात का खतरा होता है, इस बात की आशंका होती है कि वह कुछ ऐसा गलत काम करना जा रहा है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, और उसका कार्य जो है समाज की सुरक्षा के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं होगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? यह अननोन है यूएस में और यूके में। यूएस और यूके के संविधान में यह अननोन है। भारत का अकेला संविधान है जहां पर जिक्र है इंडिया, यहां नहीं है। यूएस और यूके के संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भारत के संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन पूरा कोडिफाई किया गया है। यह बात बड़ी संविधान सभा में बहस हुई कि क्या यह गलत है या सही है। एक सवाल अक्सर यह पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है यह गलत है या सही है, कहीं यह संविधान पर कोई धक्का तो नहीं है। तो जो हमारा देश का आजादी हुआ था उसमें समस्या क्या थी? हमारे पास एक विखंडन की समस्या थी, हमारे पास एक राष्ट्र को टूटने की समस्या थी, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां थीं जो देश को तोड़ सकती थीं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वह इंडिया में इसलिए लाया गया ताकि भारत को एक रखा जा सके। अब हम थोड़ा से टाइम लगाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। हमने पहले ही बोला कि जो क्लॉज 4 to 7 है 22 का, का 4 to 7, जो क्लॉज 4 to 7 है आर्टिकल 22 का, यह प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ हम इस जनरल क्लॉजेस से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सोल ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वह किसी क्राइम को होने से रोकने का है। अगर हम यह बात कहें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है तो शायद यह बहुत गलत भी नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो यूएसए यूके हैं वहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे यहां दिया गया है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के साथ दिया गया है।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देखें आर्टिकल 4 to 7 से, आप अपना बैरेट खोलिए, आर्टिकल 4 to 7 क्या बोलता है? एडवाइजरी बोर्ड, ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन, एडवाइजरी बोर्ड, ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन। एडवाइजरी बोर्ड, ग्राउंड और रिप्रेजेंटेशन। अगर आप आर्टिकल 4 to 7 को पढ़ें तो आपको 3 ये शब्द दिखेंगे, रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन टू डिटेन्यू, और तीसरा डिटेन्यूज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो क्लॉज 4 है आर्टिकल 22 का, इसको अमेंडमेंट किया गया 44th अमेंडमेंट से। आपका जो क्लास 4 है, जो क्लॉज 4 है, अमेंडेड बाय 44th अमेंडमेंट। अगर आप बेयर एक्ट में देखें आपको दिख जाएगा कि 44th में अमेंडमेंट का जिक्र उसमें बेयर एक्ट में ही इटसेल्फ है। तो जो आपका आर्टिकल 4 है वह 44th से अमेंडमेंट किया गया है। अब आर्टिकल 4 कहता क्या है? नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर 3 months। किसी भी आदमी को, अगर आप बेयर एक्ट को देखें आपको दिख जाएगा कि कोई भी कहता नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन द 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड। अब यहां आ जाओ, अनलेस एडवाइजरी बोर्ड। अब क्या करे? अगर एडवाइजरी बोर्ड, जब तक एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन न हो और एडवाइजरी बोर्ड उसको एग्जामिन न कर ले, तब तक 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकते हो। जो डिटेंशन है कैन नॉट एक्सीड इन एनी केस बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब बाय लॉ बाय द पार्लियामेंट। अगर आप देखें सब क्लॉज भी 7B देखें आपको दिख जाएगा। तो क्या जो ये पीरियड है 3 महीने से 2 महीने हो गया, अभी बताता हूं, 44 से कम के 3 से 2 महीना कर दिया गया है। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि आप किसी भी आदमी को अरेस्ट करके 3 महीने रख सकते हो, जो बाद में 44 से 2 months कर दिया गया, लेकिन इंडिफिनिट नहीं रख सकते हो। एक एडवाइजरी बोर्ड होगी जो इस बात को एग्जामिन करेगी इसका डिटेंशन ठीक है या नहीं है। अगर 3 महीने में फैसला नहीं होगा तो डिटेंशन इलीगल हो जाएगा। अब जो सब क्लॉज 7B क्या बोलता है? आप उसको इंडेफिनिट टाइम तक नहीं रख सकते हो। पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगी, उस लॉ के तहत ही आप उसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हो। तो जो एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर डिटेंशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल of the advisory board must provide the clause or classes of cases and also the circumstances under which person may be detained for more than 3 months। किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा बंदी बनाने के लिए, रखने के लिए आपको कारण और परिस्थितियों को बताना होगा। जो ये एडवाइजरी बोर्ड होगा वह एडवाइजरी बोर्ड बताएगा, लिखेगा कि इसको इस समय से ज्यादा समय तक रखने का कारण क्या है। अगर आप देखें 7B आपको साफ साफ दिख जाएगा, वेरी क्लियरली रिटन आउट। आप देखिए 7B, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में इन एनी क्लास और क्लासेस of cases be detained under any law provided for preventive detention। आप पढ़िए 7 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। यू स्टार्ट फ्रॉम 7 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। अब आइए 7B में,
द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच any person may in any class or classes of the cases be detained under any law providing for preventive detention। अब हिंदी में कर देते हैं। संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। अगर आप इसको पढ़ें तो पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी और बताएगी कितने दिनों तक रखा जा सकता है। यह अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। तो जो आर्टिकल 7 है वह इस बात को बताता है कि कैसे आप किसी व्यक्ति को ध्यान दे सकते हैं। आप देखिए, यू नोट डाउन दिस, कि कारण और परिस्थितियों को बताना पड़ेगा। तो जो आपका यह पूरा का पूरा सिद्धांत है कि जो आर्टिकल 720 का है वो कंटेन करता है एन एक्सेप्शन टू क्लाउज 4। तो ये जो क्लाउज 4 है इसका यह एक्सेप्शन है। क्लाउज 4 क्या है? यू रीड द क्लाउज 4, नो लॉ। आप क्लाउज 4 क्लास 7 पढ़िए। तो क्लाउज 4 जो है 22 का, उसका एक्सेप्शन है क्लाउज 7। क्लाउज 7 क्लाउज 4 का एक्सेप्शन है। गॉट इट? किसको समझ नहीं आ रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा है? अब जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें यह नया क्लॉज 4 आया था जिसने रिड्यूस कर दिया था मैक्सिमम पीरियड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ। तो जो डिटेंशन होगा एक आदमी का फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 2 मंथ्स कैन ओनली बी मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग क्या? अप्रूवल ऑफ द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। More than 2 months approval of advisory board। More than 2 months approval of the advisory board। जो 7 है क्या बोलता है? संसद कानून बनाकर अधिकतम अवधि के बारे में बताए। देखिए ये सारे चीज जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको आप। तो जो उन्होंने चेंज किया कि 2 महीने की बात कर दी, तो अल्टीमेट क्या आ गया? 44वें संविधान संशोधन के पश्चात एक व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा तभी बंदी बनाया जा सकता है जब वह एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त कर ले। जो अमेंडमेंट है यह 2 तरह की कैटेगरी की बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक, डिटेंशन फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अंडर ए लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। दूसरा, डिटेंशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 2 मंथ्स प्रोवाइडेड बाय एडवाइजरी बोर्ड। तो 2 तरह का डिटेंशन हो गया, एक 2 मंथ्स जिसमें एडवाइजरी बोर्ड नहीं चाहिए, दूसरा मोर देन 2 मंथ्स। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। अगली क्लास हमारी आपकी होगी सैटरडे को, जो करंट अफेयर की है। विल मीट ऑन संडे फॉर द पॉलिटी। आई विल अगेन मेक सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द योर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट काफ़ी हो गया। अगला जो फंडामेंटल राइट है उसमें 25 से 30 बहुत अच्छा है। I will take 3-4 lectures, most likely 3 lectures, 4 lectures I will take for the explain to 25 to 30। अब देखिए क्या है, आपको लग रहा होगा कि बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है, बहुत डिटेल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं। आप सिविल सेवा का आप प्रश्न पत्र देखिए, बाई चांस पिछले साल का प्रश्न पत्र आसान आ गया था पॉलिटी का, लेकिन जनरली बहुत सवाल कठिन आते हैं।
जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज और इन्वायरमेंट, जो 5 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर इसको देखें तो किसी साल एक आसान होता है, किसी साल दूसरा टफ हो जाता है, कहना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह बहुत रास्ता कठिन है। आईएएस बनने का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, यह कठिनतम रास्तों में से एक है। मैं बार बार कहता हूँ, इस रास्ते पर वही चलने की कोशिश करें जो वैसाखियों के सहारे पहाड़ों को पार करना चाहते हैं। और एक बार में लेक्चर मेरे क्लियर नहीं होते हैं, यू नीड मोर टाइम टू लिसन द लेक्चर। बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, बहुत इंटेंस टॉपिक्स होते हैं, बहुत जितने सवाल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लेक्चर के बाहर सवाल बनना आसान नहीं होगा, हमेशा बोलता हूँ। और पिछले साल मेरे लेक्चर से 62-63 सवाल सिविल सर्विसेज में आए थे। फिर यही होगा, लेट एनी एग्ज़ाम हैपन, यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, बाहर से आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि इतना डिटेलिंग की जाती है, उसके बाहर नहीं होता है। सवाल को बनाना बहुत बड़ा आर्ट है, वो आप सीखने की कोशिश करिए। तो हम जिन अभ्यर्थियों को, दूसरा मैं आप लोगों को राय दूंगा, आप लोग ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। उसमें 800 से 900 लेक्चर होंगे, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दूसरा, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज को सब्सक्राइब करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो आप तीनों को एक साथ करें। आपको मेरा ये आपसे वादा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज की तरफ से कि आपका मैक्सिमम हम लोग कोर्स पूरा करेंगे। कोई भी एग्जाम होने दीजिए, इतना आपको प्रश्न जरूर मिल जाएगा कि आप प्रीलिम्स पास कर जाएं। हम साथ में मेंस भी पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई समस्या हो आप जरूर लिखें, पेज पर जरूर बताएं, हम लोग फिर कोशिश करेंगे। अगला 4 दिन हम कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री करने की। क्या है कि कई तरह से पढ़ाने की कोशिश हो रही है। आपके पास एक ज्योग्राफी का भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स के भी जो कहते हैं टीचर हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी कोई इकोनॉमिक्स का भी आएगा। हालांकि करंट अफेयर्स जिस तरह से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत मिलेंगे। तो यह समस्या बिल्कुल नहीं होगी आपके लिए कि आपको सवाल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। समस्या ये है आप लोग कितना पढ़ सकते हैं, कितना देख सकते हैं। तो कोशिश करिए, हम लोग इलाहाबाद की जो पुराना गौरव है, पुराना इतिहास है, जो पुरानी अपनी समृद्धता है, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं होगा। धन्यवाद। विल सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट सैटरडे।